गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत, अर्थात किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक ऊर्जा है हमारे पास विद्युत ऊर्जा। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है इसे हम दो प्रकार से तैयार करते हैं। कितने प्रकार से तैयार करते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है जल से तैयार करना। किससे तैयार करना? जल से। जो बहता हुआ जल है उसको हम क्या करते हैं, नदी के ऊपर बांध बना करके रोक लेते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये नदी बह रही है, यहाँ हमने क्या बना लिया, बांध बना लिया, और उसके पीछे हमने पानी इकट्ठा कर लिया, और ये ज़मीन है। इस ऊंचाई से यहाँ टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है, जहाँ पर ये ऐसे चक्कर होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी जो है, यहाँ गेट होते हैं, इन गेटों से पानी क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। वो इन टरबाइन पर जब गिरता है तो ये टरबाइन क्या करती है, घूमती है। क्या करती है? घूमती है। और इसका जो टरबाइन का जो ये चक्कर की जो छड़ होती है, इस छड़ को जो है यहाँ पीछे जनरेटर से क्या की जाती है, कनेक्ट की जाती है। जैसी ये घूमती है जनरेटर को क्या कर देती है, घुमा देती है, और जनरेटर जो है फिर चालू हो जाता है, और वो किसका निर्माण करना शुरू कर देता है, विद्युत का। एक तो ये तरीका है जल से विद्युत तैयार करना, तो उसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? जल विद्युत बोला जाता है। सेकंड जो हमारे पास आती है वो होती है जो हमारे ईंधन है। ईंधन कौन से हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस। इनको जब हम जलाते हैं, क्या करते हैं, इनको जलाते हैं। इनके जलाने से क्या होती है, जो ऊष्मा निकलती है उससे टरबाइन को चलाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ताप विद्युत। ताप विद्युत। दो हो गई हमारे पास, जल विद्युत और ताप विद्युत। तो सबसे पहले हमने बात की यहां पर जल विद्युत की, क्योंकि जो ताप विद्युत होती है उससे क्या होगा, प्रदूषण बहुत होता है, क्योंकि जब इसको जलाएंगे तो राख बहुत निकलती है कोयले की। तो बहते हुए जल से जो निकाला जाता है ये प्राकृतिक रूप से क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करता है। ये देखिए, तेज बहते जल से जल विद्युत प्राप्त की जाती है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि जल तो आता रहेगा और विद्युत बनती रहेगी। इसके लिए भाखड़ा नगल ये बांध है, दामोदर घाटी बांध है, कोपली हाइडल परियोजना, ये सारे बांध है जहां से जल विद्युत तैयार की जाती है। और ताप विद्युत हम किससे प्राप्त करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके लिए हम क्या करते हैं, ताप विद्युत ग्रह बनाते हैं, और वहां पर इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो ये कौन से संसाधन है? अनवीकरणीय। क्योंकि एक बार अगर किसी भी जीवाश्म ईंधन को हम जला लेते हैं तो उसके पीछे क्या बचती है, केवल राख बचती है, या फिर क्या बचता है, प्राकृतिक जो गैस होती है उसको अगर जलाएंगे तो राख नहीं बचती है, वो केवल धुआं देती है। अब इसी प्रकार ऊर्जा के जो हमारे पास जो स्रोत आते हैं वो भी दो हैं। कौन से हैं? दो। एक तो है गैर परंपरागत, और दूसरा कौन सा होता है? परंपरागत। परंपरागत के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, कोयला के बारे में, पेट्रोल के बारे में, और प्राकृतिक गैस के बारे में। और यहाँ हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारा स्रोत है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, और वो हमारे पास जो आएगा, ये देखिए, फर्स्ट आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। परमाणुओं को हम क्या करते हैं, परमाणु संयंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु संयंत्र। उसके अंदर परमाणुओं को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है अणुओं में। ये देखिए, परमाणु जो होते हैं उसके अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन होता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। और वो परमाणु हमारे पास कौन से हैं? दो ही हैं, यूरेनियम और थोरियम। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? यूरेनियम और थोरियम का। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत में आणविक ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, बताइए। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, और केरल की जो हमारी मोनाजाइट रेत है उसके अंदर भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा परंपरागत स्रोत आता है वो है सौर ऊर्जा। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, भारत के अंदर सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, बताइए। तो भारत कौन से क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंधीय में। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के ऊपर गिरती है, और फोटोवाइलेटिक जो प्रौद्योगिकी होती है
उसके ज़रिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, धूप को विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। तो भारत के अंदर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और बड़े बड़े जो है सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, एक तो जल के विद्युत के ऊपर जो दबाव है वो क्या हो जाएगा, कम, और दूसरा जो ताप विद्युत ग्रह हैं उनके ऊपर भी जो दबाव वो कम हो जाएगा, और देश का जो पर्यावरण है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लकड़ी की जो निर्भरता है उसको भी क्या कर देगा, न्यूनतम कर देगा, और पर्यावरण को भी क्या करेगा, संरक्षित करेगा। ये खास बात है इसकी, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा होना शुरू हो गया है। हाल फिलहाल के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या किया जाता है, ये देखिए आप इसके ज़रिए देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े जो है पंखे लगाए जाते हैं, और ये जो पंखे होते हैं ये हवा से घूमते हैं, और इन्हीं पंखों के पीछे जो है क्या होती है, बैटरियाँ लगी होती हैं, टरबाइन जो लगे होते हैं, और उन बैटरियों के जरिए क्या किया जाता है, इस पवन ऊर्जा से जब ये पंखे चलते हैं उसका टरबाइन घूमता है तो विद्युत ऊर्जा वहाँ पर क्या हो जाती है, अपने आप बनना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ऐसा जो ऊर्जा जो फार्म है वो तमिलनाडु में है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत में पवन ऊर्जा पर नोट लिखें, तो सबसे विशाल पेटी हमें कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है। तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक एक बहुत बड़ी जो है पवन की पेटी है जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के अंदर भी पवन ऊर्जा के फार्म है, और भविष्य के अंदर जैसलमेर के अंदर भी पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग अभी किए जाने, अभी हमने उनका उपयोग नहीं किया है। पवन ऊर्जा के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऊर्जा का स्रोत आता है वो होता है बायोगैस। बायोगैस का मतलब होता है जो झाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे पशुओं के मलमूत्र होते हैं, उनका जो अपशिष्ट होता है, या मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल हम गला सड़ा करके जो गैस तैयार करते हैं उसको क्या बोला जाता है, बायोगैस। और इसका जो इस्तेमाल है वो हम घरों के अंदर जो हमारी रसोई का जो ईंधन है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी के तेल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, उपलों की जगह और चारकोल की जगह, क्योंकि इन सभी का उपयोग करने से धुआं अधिक निकलता है और ऊर्जा कम आती है। लेकिन अगर हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे धुआं नहीं निकलता है, ये देखिए। और बहुत से बायोगैस संयंत्र लगाए हैं नगर पालिकाओं की सहायता से, सहकारिता की सहायता से, और निजी स्तर पर भी लोगों ने लगाए हैं। और गाँव के अंदर पशुओं के गोबर का प्रयोग करते हैं ग्रामीण लोग, जिसको किस नाम से बोला जाता है, गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इससे दो फायदे होते हैं किसान को, एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, क्योंकि जो अपशिष्ट बचता है जब वो गैस बन जाती है घुल करके, तो उससे जो अपशिष्ट बाहर निकलता है उसका इस्तेमाल जो है खेतों में छिड़क करके उसकी जो क्षमता होती है भूमि की उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी उत्पादन जो क्षमता होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्रोत आता है वो आता है ज्वारीय ऊर्जा। ये कहाँ होती है, महासागरों का जल दिन में एक बार तो ऊपर चढ़ता है और एक बार क्या होता है, नीचे गिरता है। 24 जो घंटे होते हैं उसके अंदर ज्वार भाटा, एक बार तो जल का क्या करना, ऊपर जाना, और एक बार जल का वापिस से आना। तो जब वो ऊपर उठता है तो चट्टानों की जो संकरी घाटियाँ होती है वहाँ पर उसको रोक लिया जाता है। ये देखिए, उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये सागर है और ये यहाँ पर चट्टाने हैं। जैसे ही पानी ऊंचाई तक यहाँ पहुँचता है तो वापस जब आता है तो उसको यहीं पर रोक लिया जाता है, अवरोध लगा करके यहीं पर, और वो पानी यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में इस पानी को फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है, उतारा जाता है। नीचे टरबाइन लगे होते हैं वो घूमते हैं, जैसे कि हम बांध के बना करके नदी के ऊपर और किसको बनाते हैं, जल विद्युत को। तो ठीक ऐसे ही ज्वार की जो ऊर्जा होती है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कोई बांध नहीं बनाया है, वहाँ पर ऊपर हमने खाड़ी के अंदर जो चट्टान बनी हुई है वहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं, और उसके बाद बाढ़ द्वार के द्वारा ज्वार उतरने पर बांध के इसी पानी के रास्ते पाइप द्वारा समुद्र में बहाया जाता है। इससे जो ऊर्जा मिलती है, ये देखिए, इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। और ये हमें कहाँ मिलता है, खंबात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में, या फिर जो पश्चिमी तट पर जो गुजरात है वहाँ पर, या फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर। तो ये प्रश्न भी हमारा यहाँ कवर हो जाता है कि ज्वारीय ऊर्जा के ऊपर नोट लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है भूतापीय ऊर्जा। ये क्या होती है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो ऊष्मा होती है
किसमें? पृथ्वी की गर्भ की ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कई जगह हमने देखा होगा कि पहाड़ियों से जो है गर्म जल के जो है चश्मे निकलते हैं, जिसका पानी बहुत क्या होता है, गर्म होता है। उस गर्म पानी का भी की जो ताप होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कि भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी का जो परगामी जो ढंग से है वो क्या होती जाती है, तप्त होती जाती है। जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। उथली का मतलब होता है कम गहराई पर। ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, भूमिगत जो जल है वो चट्टानों से उष्मा का अवशोषण करके क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इतना तप्त हो जाता है कि वह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में जो है सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। अभी हमने इतना ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया है। भारत के अंदर 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक तो हिमाचल प्रदेश के निकट मणिकर्ण के पार्वती घाटी में और दूसरी जो है लद्दाख के अंदर पुगा घाटी में स्थित है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ठीक ये उसी प्रकार से है जैसे हम खनिज पदार्थों का संरक्षण करते हैं, वैसे ही हमें किसका संरक्षण करना होता है, ऊर्जा संसाधनों का। वो सारे के सारे पॉइंट हम इसी में ऐड करेंगे क्योंकि जो ऊर्जा के संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनने में भी समय क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे, कोयले का, पेट्रोल का, प्राकृतिक गैस का, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो आधारभूत है हमारे लिए। क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए कृषि उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं, परिवहन में, वाणिज्य में और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की ज़रूरत है। निवेश का मतलब इसको बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने जो है क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश के अंदर ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों का उपभोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और उसके लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, अभी मैं धारणीय जो विकास की अवधारणा बता रहा था उसको सतत पोषणीय विकास भी बोला जाता है, इसकी ज़रूरत है। इसके जरिए हम क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति कर सकते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। ये सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं हमारे पास। क्योंकि वर्तमान के अंदर भारत विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। भारत के अंदर ऊर्जा के संसाधनों के स्रोत क्या है, बहुत कम है। इसलिए हमें इसका उपयोग क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन का प्रयोग बंद कर सकते हैं। उससे ऊर्जा के संसाधन की क्या होगी, बचत। हम कैसे कर सकते हैं, वो उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, सार्वजनिक जो है वाहन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। उपयोग ना हो रही हो तो हम बिजली को क्या कर दें, बंद कर दें। और ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करें जो बिजली की क्या करते हैं, बचत करते हैं। और चौथा, हमारे पास गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका क्या करें, उपयोग करें। क्योंकि सही कहा है किसी ने कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का क्या है, उत्पादन है। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आइए हमें अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो चट्टानों के अपघटन से हमारा कौन सा बनता है, कोयला बनता है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कोयला। उसके बाद में सेकंड हमारा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। अभी हमने बात की थी तो अभ्रक बहुत ज़्यादा निकलता है वहाँ से। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के सतरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तो कौन सी चट्टानें थी हमारे पास, कायांतरित चट्टानों के अंदर। कौन सी चट्टानों में होता है, कायांतरित में। उसके बाद है मोनाजाइट रेत है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो थोरियम मिलता है, अभी हम पढ़ रहे थे। उसके बाद सेकंड हमारा, निम्नलिखित के अंत जो उत्तर है वो हमें 30 शब्दों में देने। लो और एलो खनिज बता दोगे, जिसमें लोहे का अंश है तो लो, जिसमें लोहे का अंश नहीं है तो एलो। परंपरागत जिसका लंबे समय से उपयोग हो रहा है, गैर परंपरागत जिसका अभी हाल ही में प्रयोग शुरू हुआ है। गैर परंपरागत में कौन सा आ जाएगा, सौर ऊर्जा है, और बताइए तापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। और परंपरागत में कौन सा आ जाएगा, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
खनिज क्या है, अभी आपको बताया था, ये वो यौगिक है जो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी एक रासायनिक क्या होती है, संरचना होती है। कायंत्रित और आग्नेय चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण कैसे होता है, तभी मैं आपको बता रहा था कि जब ऊष्मा और दबाव पड़ता है तो जो पिघल करके जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी की सतह की तरफ जाते हैं, और बीच में ही जब वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं तो चट्टानों के जो छिद्र होते हैं उनमें रुक जाते हैं वो। उसके बाद खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यह भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि इनके निर्माण में समय क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। भारत के अंदर इसकी जो है क्या है, कमी है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, तीसरा जो पर्सन है उसमें, भारत में कोयला के वितरण पर, तो हम वो चारों प्रकार बताएंगे, एंथ्रासाइट, बिटोमिनस, पीट और लिग्नाइट। और ये कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, पश्चिमी बंगाल में मिलता है और बिहार में मिलता है। किस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो। और अंतिम हमारे पास, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत उष्णकटिबंधीय देश है और फोटोवॉल्टिक तकनीक के जरिए हम सूर्य के प्रकाश को सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए भारत के अंदर लंबे समय तक क्या होती है, सूर्य का प्रकाश रहता है, और पश्चिमी जो देश है, राज्य हैं जो हमारे, वहाँ पर इसके उत्पादन की अपार क्या है, संभावना है, जो पश्चिमी तटीय जो हमारे क्षेत्र हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से इनको लर्न करेंगे। थैंक यू।